सिंगल फेज एसी सर्किट में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले एक्सएल का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल, ओके, या फिर बोल लो ओमेगा एल। उसके बाद एक्सी, एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी, या फिर बोल लो ओमेगा सी। फिर उसके बाद जेड, अगर आर और एल का कॉम्बिनेशन है तो z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल. If we'll have the combination of R and C, then Z is equal to R minus JXC. And if we'll have J is the imaginary component, like maths में हम iota से represent करते हैं, electrical में हम imaginary component को J से represent करते हैं. That is Z is equal to R plus J of XL minus XC. Okay. All these are the form of impedance, so their unit is ohm. Write down this formula. One more thing, if Z1 and Z2 are connected in parallel, then its formula is Z1 into Z2 divided by Z1 plus Z2. Okay. If we'll have 3 plus J9, it is in the rectangular form. J है तो rectangular form में है. अगर मेरे पास है 4 angle 30 degree, then it's in the polar form. Okay. तो rectangular form में we can do addition and subtraction. Polar form में we can do multiplication and division in the normal mode. ठीक है. But if we want rectangular form में multiplication or division and polar form में addition and subtraction, then in that case we need to switch towards complex mode. तो हमें complex mode में जाना चाहिए. This one is for the normal mode. Now see how can you go for normal mode in the calculator. Press on, then mode, then 1. तो ये normal mode आ जाएगा. If you want to go for complex mode, then press on, then mode, then 2. तो complex mode में आ जाएगा. Got it? Next, admittance का formula लिख लो. Admittance is denoted by y, और it is completely reciprocal of impedance. ठीक है. तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 1/z. जब भी तुमसे वो एडमिटेंस पूछेंगे तो इम्पिडेंस जो आएगा उसका उल्टा कर देना, और इसकी यूनिट होती है मो, ओम का उल्टा, या फिर ऐसे ओम ऐसे बनाते हैं ना, तो मो कैसे बनाएंगे, ऐसे. ओके. लो, नेक्स्ट हमारे पास पावर फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, cos फाई. और पावर फैक्टर बोलो या cos फाई बोलो एक ही बात है. एंड इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास नॉर्मल केस में r डिवाइडेड बाय z. ओके. जब भी सीरीज वाला केस होगा तो तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे. जब भी तुम्हारे पास सर्किट पैरेलल में होगा तो उस केस में तुम्हें पावर फैक्टर निकालना है. कैसे निकालोगे, कि पावर फैक्टर इज द phi is basically the angle between voltage and current, right? यही था फॉर्मूला. तो phi एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है. अगर हमारे पास phi आ जाएगा तो हमारे पास cos phi भी आ जाएगा. तो अब बात आती है कि phi कैसे आएगा. टोटल वोल्टेज निकाल लो, कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म. टोटल सर्किट का करंट निकाल लो, कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म. तो कुछ एंगल आ जाएगा पोलर फॉर्म में, राइट. सपोज इसका एंगल है 30 डिग्री और करंट का एंगल है 90 डिग्री. तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री रेफरेंस के लिए, ये आ रहा है तुम्हारा 30 डिग्री. वोल्टेज का एंगल ये आ रहा है तुम्हारा 90 डिग्री करंट का एंगल, राइट. तो अब ये बताओ वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दैट विल बी 60. नहीं, ये तो मैंने रैंडमली लिया है. रैंडमली मैं बता रही हूँ, वो मुझे सर्किट का वोल्टेज और सर्किट का करंट निकालना पड़ेगा. तो यहाँ से फाई आ गया, फाई की वैल्यू 60.
कर दो तो cos 60 पावर फैक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, हमारे पास पावर होता है, पावर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक होता है हमारे पास एक्टिव पावर, एक होता है हमारे पास रिएक्टिव पावर, और एक होता है हमारे पास एपरेंट पावर। एक्टिव पावर को P से डिनोट करते हैं, रिएक्टिव पावर को Q से डिनोट करते हैं, एपरेंट पावर को S से डिनोट करते हैं। एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है VI cos फाई, रिएक्टिव पावर का होता है VI sin फाई, एपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है VI। एक्टिव पावर यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, वॉट। रिएक्टिव पावर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, VAR। VAR का मतलब वोल्ट, एम्पियर, रिएक्टिव। और एपरेंट पावर की यूनिट क्या होती है, VA, वोल्ट, एम्पियर। ठीक है। एक्टिव पावर कहाँ यूज करते हैं हम, जहाँ पे सिर्फ रेजिस्टिव लोड होता है। रेजिस्टिव लोड जैसे तुम्हारे घर का बल्ब हो गया, फैन हो गया। रिएक्टिव पावर हम कहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव लोड यूज होता है। वो क्या हो गया, मेनली तुम्हारा फैक्ट्रीज वगैरह में यूज होता है, इंडक्शन मोटर। और एपरेंट पावर हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे RL, RC और RLC कॉम्बिनेशन है। मेनली हम कहाँ यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर में। ठीक, ये लिख लो फॉर्मूलेस। नेक्स्ट फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास जैसे कि हम कैपेसिटर ऐड कर रहे हैं टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। ओके, बेसिकली क्या होता है, पावर फैक्टर आइडियली शुड बी इक्वल टू 1। ओके, बट ये होता है सिर्फ रेजिस्टिव के केस में। अगर पावर फैक्टर 1 है तो नो पेनल्टी, मतलब अच्छा होता है पावर फैक्टर 1। बट अगर हम इंडक्टर यूज कर लेते हैं ना, तो पावर फैक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लाइक 0.6 हो गया, 0.7 हो गया। जैसे ही पावर फैक्टर कम होता है, हमें पेनल्टी देने की जरूरत पड़ती है, वी नीड टू पे पेनल्टी। ओके, तो इससे बेटर व्हाट वी थिंक कि विल ऐड सम डिवाइस टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर फ्रॉम 0.6 टू 1। तो उसके लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, कैपेसिटर। अगर हम कैपेसिटर लगा देते हैं तो 0.6 से पावर फैक्टर 0.9 तक चला जाता है। ओके, ठीक है, ये चीज क्लियर है। बेसिकली हाँ, हाँ, कैपेसिटर इज यूज टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। ओके, तो इन टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड होता है, ड्रॉ पावर ट्राइंगल। ओके, तो एक पावर ट्राइंगल बनता है कम पावर फैक्टर का, लो पावर फैक्टर का, लाइक इट इज विदाउट कैपेसिटर। ठीक है, लाइक सपोज तुम्हारा पावर फैक्टर है 0.6। अब एक तुम्हारा ट्राइंगल बनता है विद कैपेसिटर का। अगर कैपेसिटर लगा दिया तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, अराउंड 0.9। ठीक है, क्लियर। और एक एज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, जनरली वैल्यू यही। अब चाहे वो विदाउट कैपेसिटर हो या विद कैपेसिटर हो, दोनों के ही केस में एक्टिव पावर क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। लाइक सपोज इट इज वन, इट इज P1 इज ऑलवेज इक्वल टू P। ओके, यहाँ पे Q1 आएगा, यहाँ पे S1 आएगा, here विल गेट Q एंड here विल गेट S2। तो अब हमें क्या निकालना बोलेते हैं ये लोग, कि कैपेसिटर हमने कितना ऐड करा जो 0.6 से 0.9 तक हो जाए। तो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला होता है Q2, नहीं मैंने यहाँ लिख दिया, सॉरी। ये वाली जो होती है ये एपरेंट पावर होती है, ये रिएक्टिव पावर होती है। ये एपरेंट पावर, ये रिएक्टिव पावर। ओके, तो Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू स्क्वायर बाय एक्स। हमें Q2 निकालना है, Q1 निकालना है। वोल्टेज हमें 100% टाइम गिवन होता है, तो यहाँ से हमारे पास XC आ जाता है। और XC का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई FC। अगर XC पता है तो C आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो हर बार हमें यही करना होता है, P1 हो सकता है डायरेक्टली गिवन हो सकता है इनडायरेक्ट गिवन हो, दैट डिपेंड्स ऑन देम ओनली, कुछ भी चीज़ हो सकती है। अब ये देखो कैसे निकालोगे, यू विल हैव फॉर्मूला cos फाई इज इक्वल टू P बाई एस। cos फाई हमेशा दिया होगा, दिया हुआ है 0.6, पावर भी हमेशा दिया होगा, पावर आ जाएगा, तो यहाँ से एपरेंट पावर आ जाएगा, एपरेंट पावर आ जाएगा तो रिएक्टिव पावर भी आ जाएगा, राइट। सिमिलरली इसमें फिर से लगाएंगे cos फाई इज इक्वल टू P बाई एस, पावर फैक्टर डिफरेंट है, पावर सेम है, S2 आ जाएगा, S2 आ जाएगा तो Q आ जाएगा, राइट। नाउ देखो ये तीसरे वाला पावर ट्रायंगल, ये टोटल पावर के लिए हो जाएगा P1 प्लस P, टोटल रिएक्टिव पावर Q1 प्लस Q, और टोटल एपरेंट पावर कहाँ से आएगी, S1 प्लस S2 मत कर देना कभी भी, ये कितना हो जाएगा, टोटल एक्टिव पावर का स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो P1 प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस Q का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास टोटल एपरेंट पावर। ये टोटल वाला तीसरे वाला पावर ट्रायंगल जरूरी नहीं है हर जगह बनाना, ये क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं बताऊंगी कि क्यों बनाना है, कब बनाना है और कैसे बनाना है, लिख लो एक बार।